घर के भीतर एक गहरी, बोझिल खामोशी छाई हुई थी, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। वातावरण में उदासी और चिंता का घना कोहरा पसरा था। कमरे के केंद्र में एक पुरानी चारपाई पर राकेश जीवन और मृत्यु के बीच झूलता हुआ दर्द से करा रहा था। उसका दुर्बल शरीर कष्टों का घर बन गया था और हर सांस भारी पड़ रही थी। उसके चारों ओर उसके जीवन के सबसे करीबी लोग, उसकी पत्नी धनो और परिवार के अन्य सदस्य एक सजीव घेरा बनाकर खड़े थे। उनकी आंखों में भय, चिंता और शायद थोड़ी सी आशा की किरणें तैर रही थी। राकेश ने अपनी लेटी हुई स्थिति से बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर धीरे धीरे एक एक चेहरे पर नजर डाली जो उसके चारों ओर खड़े थे। हर चेहरा एक जानी पहचानी कहानी कह रहा था, लेकिन आज उन कहानियों पर उदासी का पर्दा पड़ा था। उसकी नजरें अंततः उसकी पत्नी धनो पर आकर टिक गईं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। वह उसे अपलक देखता रहा, मानो पहली बार उसे देख रहा हो या शायद आखिरी बार। उस क्षण उसकी आंखों के बांध टूट गए और आंसुओं की एक अनियंत्रित धारा बह निकली जो उसके दर्द और अनकहे भावनाओं का बोझ ढो रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो उसके दिल में वर्षों से दबा था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए थे, बाहर आने से हिचकिचा रहे थे। तभी उसके आदरणीय पिताजी, जो अब तक शांत खड़े थे, उसके करीब आए। उनकी आवाज में स्नेह और सांत्वना घुली हुई थी। वे झुके और राकेश के माथे को सहलाते हुए बोले, बेटा, तू बिल्कुल मत घबरा। तेरी धनो, हमारी बहू, अब यहीं हमारे पास रहेगी। हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी, इसकी परवाह हम नहीं करेंगे। उसकी फिक्र तू छोड़ दे बेटा। बस तू हिम्मत रख और जल्दी से ठीक हो जा। हम सब चाहते हैं कि तू खुश रहे। पिताजी के मुंह से ये शब्द सुनकर राकेश का क्षीण शरीर अचानक कांप उठा। यह एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया थी। और फिर उस कांपने के बाद उसके होंठों पर बरबस ही एक फीकी लेकिन सच्ची हंसी फूट पड़ी। यह हंसी उस खुशी की थी जिसे पाने के लिए उसने 10 वर्षों तक अकेले संघर्ष किया था, जिसके लिए उसने समाज और परिवार की नाराजगी झेली थी, जिस स्वीकृति और अपनेपन के लिए उसकी आत्मा तरसती रही थी, वह आज इस अप्रत्याशित क्षण में पूरी हो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस धनों को उसने सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर अपनाया था, उसे उसके परिवार द्वारा इस तरह खुले दिल से स्वीकार कर लिया जाएगा। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था, कोई पछतावा नहीं, कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं। एक गहरी शांति ने उसके मन को घेर लिया। उसे लगा जैसे अब वह सचमुच चैन की नींद सो सकता है, हमेशा के लिए। इन विचारों में खोया हुआ उसका मन अतीत की यादों में पंख लगाकर उड़ने लगा। एक एक करके उसके जीवन के पृष्ठ उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होते चले गए, मानो कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। वह अभी केवल 5 वर्ष का एक छोटा बालक ही था जब उसकी मां का असमय निधन हो गया। यह एक ऐसा वज्रपात था जिसने न केवल उसके बाल मन को, बल्कि उसके बड़े भाई और छोटे भाई को भी भीतर तक हिला दिया था। मां का साया सिर से उठना मानो पूरे संसार का उजड़ जाना था। पिताजी एक सफल व्यवसायी थे। वे चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे ताकि घर में एक स्त्री का अभाव पूरा हो सके और बच्चों को मां का प्यार मिल सके, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी और दूसरी शादी का विचार हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया। घर की जरूरतों और बच्चों की देखभाल के लिए एक स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य थी। यह समझते हुए पिताजी ने बड़े भाई की शादी बहुत ही कम उम्र में एक सीधी सादी घरेलू लड़की से कर दी। नई भाभी घर में आईं और उन्होंने वाकई पूरे घर को अपनी ममता और स्नेह से संभाल लिया। समय अपने पंखों पर उड़ता रहा। भाभी ने उन तीनों भाइयों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने मां की कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन मां का वह अनमोल और निस्वार्थ प्यार जिसे राकेश ने बचपन में भोगा था, वह उसके दिल में पूरी तरह से नहीं भर सका। फलस्वरूप उसके मन के किसी कोने में हमेशा एक खालीपन कचोटता रहा। वह स्वभाव से कुछ गंभीर था और अपनी मां से उसका विशेष लगाव था। मां की मृत्यु ने मानो उसके भीतर के सारे उल्लास को छीन लिया था, उसके संसार को वीरान बना दिया था। उसके मन में यह बात गहराई तक बैठ गई थी कि दुनिया की कोई भी स्त्री, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसकी मां का स्थान कभी नहीं ले सकती। इसलिए
जब पिताजी ने उसके विवाह के बारे में बात की तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उसका निर्णय अटल था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह विवाह नहीं करेगा। पिताजी उस समय शायद यह सोचकर चुप हो गए थे कि समय बीतने के साथ उसका मन बदल जाएगा और वह स्वयं ही विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन राकेश का फैसला तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की तरह अडिग और अपरिवर्तनीय था। वक्त पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा था। अपनी दुनिया में मस्त रहने की उसकी आदत ने उसे धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों से दूर कर दिया था। उसने अपनी ऊर्जा और समय सार्वजनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। समाज सेवा में उसकी गहरी रुचि हो गई। कुछ ही समय में अपने निस्वार्थ कार्यों और निष्ठा के कारण वह गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। इस दौरान उसके रिश्तेदारों ने भी उसके विवाह के लिए कई अच्छे प्रस्ताव लाए, कई लड़कियों के लिए उसे प्रलोभन भी दिए, लेकिन उसका फैसला तो एक पर्वत की तरह स्थिर था जिसे कोई डिगा नहीं सकता था। अंततः उसे उसकी किस्मत के भरोसे छोड़कर उसके छोटे भाई की भी शादी कर दी गई। राकेश ने भी कभी अपने इस अकेलेपन के परिणाम के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। फिर अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इस स्थिर और अडिग व्यक्ति के जीवन की नींव हिला दी। उसके दूर के रिश्ते में एक भैया और भाभी अपनी नौकरी के सिलसिले में गांव आ पहुंचे। भैया गांव में लगभग 3-4 साल तक रहे। इन वर्षों में राकेश का उनके घर पर अक्सर आना जाना रहा। जब वह भाभी से मिला तो उसके मन को ऐसी प्रसन्नता हुई मानो अब तक की उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हों। इन कुछ सालों के दौरान भाभी ने उसे माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका हर रूप में प्यार दिया। उनका स्नेह इतना गहरा और सच्चा था कि राकेश उसे कभी भुला नहीं सका। अब तक तो उसे केवल अपनी माँ ही सर्वगुण संपन्न स्त्री लगती थी, लेकिन भाभी के निस्वार्थ प्यार और अपनत्व ने उसे नारी जाति के प्रति गहरी श्रद्धा से भर दिया था। भाभी ने उसे विवाह के महत्व के बारे में बहुत समझाया, बुढ़ापे का सहारा बताया, एक जीवन साथी की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी डर दुबका बैठा था। वह कोई ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जो उसके बचपन के उस दृढ़ निश्चय के खिलाफ जाए। अचानक उसी समय एक और घटना घटित हुई जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह अपने पिताजी की राशन की दुकान का काम संभालता था। दुकान पर उसके साथ हाथ बंटाने के लिए 2-3 हरिजन नौकर थे। एक बार एक नौकर सूरज अचानक बीमार पड़ गया। उसने कुछ समय के लिए अपनी पत्नी और बेटी को दुकान पर काम करने के लिए भेज दिया। चूंकि ये नौकर बहुत समय से दुकान पर काम कर रहे थे और लगभग परिवार के सदस्य जैसे ही हो गए थे और दूसरी दुकानों पर भी महिलाएं और बच्चे काम करते थे, इसलिए इसमें कोई असामान्य या घबराहट वाली बात नहीं थी। बात अगर यहीं तक रहती तो शायद सब ठीक होता, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सूरज 15-20 दिनों तक काम पर नहीं आया। राकेश ने उसकी पत्नी से उसके बारे में पूछा भी, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अगले दिन उसकी पत्नी भी काम पर नहीं आई, केवल सूरज की बेटी ही दुकान पर आई। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह बहुत कमजोर लग रही थी। जैसे ही उसने प्यार से उससे घर वालों का हाल पूछा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। काफी देर तक रोने के बाद उसने जो कुछ बताया वह दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि उसका पिता रोज शराब पीता है और पिछले 3-4 दिनों से घर में शराब खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में उसके माँ बाप उसे पैसे कमाने के लिए किसी के घर भेज देते थे। यह बताते बताते वह फिर से सिसकने लगी और रोते हुए बोली, बाबूजी, आप मुझ पर रहम कीजिए। अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। राकेश ने उसे समझाया बुझाया और घर वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि वह उसके पिता से बात करेगा। हालांकि उसे किसी के घर के मामलों में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस लड़की की दयनीय हालत देखकर उसके मन में गहरी सहानुभूति उमड़ आई। उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे, लेकिन शायद वे इतने क्रांतिकारी थे कि होठों तक आने से हिचकिचा रहे थे। तभी मानो कोई चमत्कार हुआ, या यूं कह लीजिए कि इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति प्रेरणा दे रही थी। उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जिसने उसके जीवन का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने एक अडिग निर्णय कर डाला, उस लड़की को अपना लेने का। वह जानता था कि यह कोई सामान्य आकर्षण या वासना नहीं थी,
वह तो बस उसे उस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाना चाहता था जिसमें वह फंसी हुई थी। उसे यह भी विश्वास था कि शायद वह उसे पति का वह सुख नहीं दे पाएगा जैसा एक सामान्य रिश्ते में होता है, लेकिन उसे उस दलदल से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका उसे नजर आया। हालांकि उस लड़की और उसमें जमीन आसमान का अंतर था। उम्र में वह उससे 10 साल छोटी थी, सामाजिक पृष्ठभूमि में भी बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन राकेश का उद्देश्य केवल उसकी झोली को सुखों से भर देना था, उसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना था। अब समस्या यह थी कि ऐसी स्थिति में परिवार वालों का सामना कैसे किया जाए। उसे न तो परिवार की नाराजगी की परवाह थी और न ही समाज के ताने बाने का कोई भय था। डर तो इस बात का था कि घर वाले, जो सदियों से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं और जातिगत भेदभाव को मानते थे, यहाँ तक कि निचले तबके के लोगों के बर्तनों तक को अलग रखते थे और उन्हें छूना भी पाप समझते थे, उस हरिजन लड़की को अपनी बहू के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि अगर शुरुआत में कोई विरोध हुआ भी तो समय बीतने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उस समय वह स्वयं नीर का एक अथाह सागर बन गया था, जिसकी लहरें समस्त विश्व के दुखों को अपने आंचल में समेट लेना चाहती थी। उसके भीतर करुणा का सागर उमड़ रहा था। उसने इस बारे में अपनी भाभी से बात की। उसे उम्मीद थी कि भाभी, जो उसे इतना स्नेह करती थी, उसका साथ देंगी या कम से कम उसकी बात समझेंगी। लेकिन उसकी आशाओं के विपरीत भाभी ने उसे माँ की तरह समझाया, डांटा फटकारा और समाज की बदनामी का डर भी दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मायके के कुछ उदाहरण भी दिए जहां इस तरह के कदम उठाने वालों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। राकेश को भाभी से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने एक बार उस लड़की को भाभी से मिलवाया भी था, लेकिन भाभी की तरफ से उसे कोई संतोषजनक उत्तर या समर्थन नहीं मिला। अब उसने किसी और से सलाह मशवरा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे केवल अपनी भाभी पर ही भरोसा था और आज वह विश्वास भी टूट रहा था। अब उसने देरी करना उचित नहीं समझा। बिना किसी को बताए चुपचाप कचहरी जाकर उसने उस लड़की से शादी कर ली। जब घर वालों को इस शादी के बारे में पता चला तो उन पर सन्नाटा छा गया। और जैसा कि राकेश को पहले से ही पता था, उसके खानदान, जाति और कारोबार से उसे पूरी तरह से अलग कर दिया गया। उसे परिवार और समाज दोनों ने बहिष्कृत कर दिया। राकेश को पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन वह अपने इस मिशन में सफल होगा कि उसका परिवार उसे और उसकी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसका सोचना मिथ्या साबित हुआ। पिताजी ने उन्हें कभी नहीं स्वीकारा। सामाजिक बहिष्कार और परिवार के तिरस्कार के कारण राकेश अपनी पत्नी के साथ घर से निकल पड़ा, अकेले ही जीवन के कष्टों से जूझने के लिए। उसकी जिंदगी किसी न किसी तरह मेहनत मजदूरी करके कट रही थी। उसके लिए उसकी पत्नी का आकर्षण कोई मायने नहीं रखता था। वह तो बस उसे उस नारकीय गर्त से बाहर निकाल लाया था, इसलिए बच्चों का कोई सवाल ही नहीं था। उसकी पत्नी भी संतुष्ट थी और उसकी तरफ से उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह उसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने में सफल रहा था और यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। निरंतर संघर्ष और कठिन परिश्रम से जूझते रहने के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी अकेले बैठे हुए उसके मन के किसी कोने से एक आवाज सुनाई देती, जो उससे पूछती कि क्या उसने यह सब सही किया, क्या उसने अपने जीवन को इस तरह बलिदान करके ठीक किया। हमेशा एक ही बात उसके मन में खटकती रहती कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी का क्या होगा। क्या उसे फिर से उसी नरक में धकेल दिया जाएगा जहां से वह उसे निकाल लाया था। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी तपस्या, उसका सारा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और अंत में उसने बिस्तर पकड़ लिया। पता नहीं, शायद डॉक्टर ने उसके पिताजी को उसकी बीमारी की खबर दे दी थी। उसकी गंभीर हालत की खबर सुनकर पिताजी दौड़े दौड़े आए। शायद यही खून का रिश्ता था जो उन्हें खींच लाया था, और शायद इसी अंतिम समय में उन्होंने राकेश की पत्नी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। पिताजी के उन शब्दों को सुनकर राकेश की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसका हृदय खुशी से लबालब भर गया। उसे अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़ा, इस बात का उसे लेशमात्र भी गम नहीं था। आज उसे अपनी सही जिंदगी मिल गई थी
उसकी पत्नी को उसके परिवार ने स्वीकार कर लिया था। अब उसे भगवान से भी कोई शिकायत नहीं थी और न ही अपनी मौत का कोई डर। खून अपने खून से मिल गया था और यही उसके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।